मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस के बारे में पढ़ रहे हैं एक एक करके। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पावर डायोड। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्या, थायरिस्टर। ठीक है। और ये जो थायरिस्टर है, थायरिस्टर या फिर एससीआर, एक ही बात है। थायरिस्टर को और क्या बोला जाता है, तो दैट इज एससीआर। अगर ये बोला जाए कि सर दोनों में से ज़्यादा मतलब इन कंस्ट्रक्शन के लिए या इसके लिए ज़्यादा सुटेबल वर्ड क्या होगा, अगर कंपैरिजन करना है, तो दैट इज एससीआर। बिकॉज थायरिस्टर इज अ काइंड ऑफ, थायरिस्टर इज अ फैमिली, तो उसमें एससीआर के अलावा और भी मेंबर्स आ जाते हैं। ठीक है। खैर, तो एससीआर क्या है, एससीआर का फुल फॉर्म क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये बना किसका होता है, सिलिकॉन का। ठीक है। इसके अलावा मेनली किसके लिए यूज होता है, तो रेक्टिफायर के लिए। और थर्ड पॉइंट इज कि इसमें गेट टर्मिनल है, तो इट कैन बी कंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल्ड एक्चुअली। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है क्या, ओके। अब अगर आप यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन वाइज, तो आपको सिलिकॉन में एससीआर में 3 टर्मिनल दिखेंगे। कौन कौन सा, एनोड, एनोड, उसके अलावा कैथोड एंड देन गेट। ठीक है, 3 टर्मिनल है। तो एससीआर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, एससीआर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। इसके अलावा अगर आप यहां पे देखो, यहां पे देखो, तो पी पी एन पी एन, अभी किसी की हाई डोपिंग होती है, किसी की लो डोपिंग, वो बात करेंगे। फिलहाल अगर ये पूछा जाए कि एससीआर इज हाउ मेनी लेयर डिवाइस, व्हाट इज द आंसर, 4 लेयर डिवाइस। तो एससीआर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, एससीआर इज अ 4 लेयर डिवाइस। ठीक है, एससीआर इज अ 4 लेयर डिवाइस, 1 2 1 2 3 4. The SCR is a 3 terminal device and SCR is a 4 layer device. इसके अलावा अगर आप ध्यान दो, तो यहाँ पे आपको जंक्शन दिख रहे होंगे, लाइक एक जंक्शन, 2 जंक्शन एंड 3 जंक्शन, जहां पे दो एक तरीके से अलग अलग सेमीकंडक्टर मटेरियल मिले बेसिकली। तो एक बात बताओ, कितने जंक्शन दिख रहे हैं आपको, 3। तो J1 J2 और J3। तो SCR is a 3 terminal device, SCR is a 4 layer device and SCR is a 3 junction device as well. SCR is 3 junction device. ठीक है, इतनी बात। अगर प्रैक्टिकली आप मार्केट में लेने जाओगे तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा आपको, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन, दैट इज सिंबल बेसिकली एससीआर। बट एक्चुअल में एससीआर कैसा होगा, ऐसा होगा, जिसके 3 टर्मिनल होंगे। ठीक है, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा और एक क्या होगा, गेट होगा। क्या इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद अगर यहाँ पे बात करें एससीआर के बारे में, जो ऑलरेडी हमने थोड़ी बहुत बातें करी हुई थी, अगर आपको याद हो, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ स्विचेस पढ़े थे, तो बताइए जरा, एससीआर इज अनकंट्रोल, फुल कंट्रोल और सेमी कंट्रोल, सेमी कंट्रोल। SCR is semi controlled। ठीक है, SCR is semi controlled। इसके अलावा बताओ जरा, SCR यूनि डायरेक्शनल था या बाई डायरेक्शनल, करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होता था, बोलो हाँ या ना, सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होता था, इसलिए इसको क्या बोलते थे हम, SCR इज यूनि डायरेक्शनल। ठीक है, उसके बाद एक बात बताओ कि जब हम पॉजिटिव नेगेटिव प्लस और माइनस वोल्टेज देते थे, तो ये ब्लॉक करता था क्या, कर सकता था, अगर हम गेट करंट की वैल्यू क्या दें, 0। अगर हम गेट करंट की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। चाहे तो आप यहाँ पे हाई वोल्टेज दे दो, यहाँ पे लो वोल्टेज दे दो, इसका मतलब
पॉजिटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा था। और उसके अलावा अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया तो इट विल वर्क लाइक अ डायोड और वैसे ही रिवर्स में ब्लॉक करेगा। तो बताओ जरा ये यूनिपोलर स्विच है या बाईपोलर स्विच है? बाईपोलर स्विच है, क्योंकि पॉजिटिव को भी ब्लॉक कर रहा है और नेगेटिव को भी ब्लॉक कर रहा है। तो दैट इज SCR इज बाई पोलर। ठीक है, SCR इज बाईपोलर। और इसमें अगर आपको याद हो तो कितने मोड आए थे? देखो जब ए आपने यहाँ पे प्लस दिया यहाँ पे माइनस, फॉरवर्ड में आ गया। और अगर गेट करंट नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और जब आपने गेट करंट दे दिया यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। और उसके बाद जब रिवर्स में आपने वोल्टेज दिया तो रिवर्स में कंडक्शन तो होगा नहीं, तो बेसिकली क्या था? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अच्छा एक बात और, जैसे SCR बेसिकली जैसे मॉस्फेट क्या होता है? मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस। तो आप याद रखोगे SCR इज माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस। SCR इज माइनॉरिटी कैरियर्स डिवाइस। ठीक है, अगर मॉस्फेट की बात करें तो मॉस्फेट क्या होता है? मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस। क्यों? जो जो मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस होते हैं ना उसमें जंक्शन नहीं बनता, याद रखिएगा। अगर माइनॉरिटी कैरियर बन रहा है मतलब इसका मतलब उसमें जंक्शन है। ठीक है, या फिर अगर जंक्शन है तो समझ जाओ कि माइनॉरिटी कैरियर्स है। क्लियर है क्या? अच्छा, इसके बाद अगर यहीं पे ये पूछा जाए कि इसका सेफ ऑपरेशन एरिया क्या था, याद है क्या? तो पहले अपन ड्रॉ कर लेते हैं, हमें वहां से आइडिया लग जाएगा। पहले अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कैसे करना है? तो A प्लस आई माइनस आई प्लस भी माइनस भी। तो पॉजिटिव वोल्टेज को ये क्या कर रहा था? ब्लॉक कर रहा था। इसका मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। पॉजिटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा था, नेगेटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा था। हाँ, नेगेटिव वोल्टेज को भी ब्लॉक कर रहा था। करंट की डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या थी? पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन सिर्फ यहाँ पे थी। तो बेसिकली व्हाट इज सेफ ऑपरेशन एरिया? सेफ ऑपरेशन एरिया तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है हमें? क्लियर? तो यहां तक हमें क्या समझ में आया कि थायरिस्टर एनोड से कैथोड पे करंट तभी जाने देगा जब हम गेट को ट्रिगर करेंगे। ठीक है, करंट एनोड से कैथोड तभी जाएगा जब हम गेट को क्या करेंगे? ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर मतलब गेट पल्स देंगे उसमें। ठीक है ना? अगर यहाँ पे गेट करंट नहीं देंगे तो यहाँ से यहाँ पे करंट नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे टैप होता है तो मान लो टंकी में पानी है, बावजूद इसके बाहर नहीं जाएगा अगर हमने टैप ऑन नहीं किया। इन द सेम मैनर अगर हमने गेट करंट नहीं दिया तो एनोड से कैथोड क्या नहीं जाएगा? करंट नहीं जाएगा। ठीक है क्या इतनी बात? ओके। अच्छा, इसके अलावा बाइपोलर हो गया, माइनॉरिटी भी हो गया। हाँ, अगर रेटिंग की बात करें, SCR रेटिंग, तो SCR रेटिंग क्या होता है? मतलब एक करंट रेटिंग होएगा और एक वोल्टेज रेटिंग होएगा। मतलब जब वो कंडक्ट करेगा तो मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करा सकता है, दैट इज इट्स करंट रेटिंग। जब वो ब्लॉक करेगा मतलब जब वो रोकेगा तो मैक्सिमम कितना वोल्टेज रोक सकता है, दैट इज इट्स वोल्टेज रेटिंग। ठीक है क्या? तो SCR के लिए याद रखेंगे जो 10 kV होता है दैट इज वोल्टेज रेटिंग। ठीक है ना?
और इसके अलावा 3 किलो एम्पियर, दैट इज करंट रेटिंग। SCR रेटिंग की बात करें तो 10 kV इज व्हाट वोल्टेज रेटिंग, और 3 किलो एम्पियर इज व्हाट करंट रेटिंग। ठीक है, तो आप ये समझो कि जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं, जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं, अगर ये बोला जाए कि सबसे ज्यादा पावर रेटिंग किसकी होगी, तो आंसर इज दिस। मतलब इससे ज्यादा वोल्टेज और इससे ज्यादा करंट कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस नहीं झेल पाता। तो मतलब इसकी पावर रेटिंग अमंग ऑल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हाईएस्ट, बट द प्रॉब्लम इज इट इज स्लोएस्ट। मतलब वी कैन यूज इट ओनली एट लो फ्रीक्वेंसी लाइक 50 हर्ट्ज, हम हाई फ्रीक्वेंसी पे से यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है क्या, एक पॉइंट लिखेंगे, SCR have highest power rating, SCR have highest power rating among all power electronics devices, SCR have highest power rating among all power electronics devices, but the drawback is but the drawback is it is slowest one, but the drawback is it is slowest one. It means we cannot use, it means we can not use it at high frequency, we cannot use it at high frequency। ठीक है, ओके। अच्छा, यहां पे मैंने क्या बोला, SCR इज सेमी कंट्रोल, व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब ये है कि एक SCR को आप विद द हेल्प ऑफ गेट करंट ऑन तो कर सकते हो बट ऑफ नहीं कर सकते। SCR इज सेमी कंट्रोल, इसका मतलब क्या है कि विद द हेल्प ऑफ गेट करंट आप करंट को एनो, अगर फेवरेबल कंडीशन मिला तो करंट एनोड से कैथोड तक फ्लो तो करा सकते हो, मतलब ऑन करा सकते हो, बट विद द हेल्प ऑफ गेट करंट आप थायरिस्टर को ऑफ नहीं कर सकते। इसीलिए हमने इसको क्या बोला था, सेमी कंट्रोल्ड। ठीक है क्या, ये सारी बातें क्लियर है हमें? ठीक है, तो यहां पे एक लाइन लिखेंगे क्या, SCR कैन बी टर्न्ड ऑन बाय अ पॉजिटिव गेट पल्स, SCR कैन बी टर्न्ड ऑन, SCR can be turned on by a positive gate pulse, by a positive gate pulse, positive gate pulse, but cannot be, but cannot be turned off, but cannot be, but it cannot be turned off by gate pulse, it cannot be turned off by gate pulse, hence it is called semi controlled, hence it is called semi controlled। ठीक है, तो यहां तक सारी बातें क्लियर है?
ठीक है, ओके। अब कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन पे आ जाएं तो जैसा कि अभी बात हुई, SCR इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस एंड 4 लेयर डिवाइस एंड 3 जंक्शन डिवाइस। ठीक है, ओके। अब यहां पे अगर आप ध्यान दो तो ये क्या लिखा गया है, P प्लस। व्हाट डज इट मीन्स, हाईली डोप्ड विथ ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट, पी टाइप के लिए हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इंसर्ट करते हैं और एन टाइप के लिए हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इंसर्ट करते हैं। तो यहां पे एन माइनस का मतलब क्या है, दैट इज लो डोपिंग। ठीक है, माइनस का मतलब लो डोपिंग, प्लस का मतलब हाई डोपिंग। पी मतलब नॉर्मल, ना हाई ना लो, मॉडरेट डोपिंग। और एन प्लस दैट इज अगेन व्हाट, दैट इज हैवी डोपिंग। ठीक है क्या, ओके। अब इसमें से ये जो रीजन है, क्या आप बता सकते हो इस रीजन का नाम क्या है, एनीवन? एन माइनस, याद आ रहा है कुछ? हमने पावर डायोड में भी इसको इंट्रोड्यूस किया था, ड्रिफ्ट रीजन, याद आया क्या? ठीक है, ड्रिफ्ट रीजन। इस ड्रिफ्ट रीजन की वजह से होता क्या है, बेसिकली वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी रिवर्स डायरेक्शन में क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है क्या, रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्ट मतलब वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है यार, डन। तो गेट और ये क्या हो गया, ये आपका ड्रिफ्ट रीजन एंड दैट इज बेसिकली व्हाट, गेट। ठीक है, गेट लगाओ इस पे, गेट मतलब जिसके थ्रू आप क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। इसके अलावा ये वाला आपका क्या हो गया, एनोड, और ये आपका क्या हो गया, कैथोड। ये दोनों क्या है, कैथोड। ठीक है, ये आपका गेन, ये आपका एनोड। ठीक है क्या, तो कैथोड। अब यहां पे अगर आप ध्यान दो तो कैथोड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैथोड को, अच्छा ये यहाँ पे इंसुलेशन लगा होता है ना, ठीक है, यहाँ पे इंसुलेशन लगा होता है। कैथोड का रीजन, कैथोड का लेयर, ये जो कैथोड लेयर था बताओ उसकी डोपिंग कैसी थी, बोलो? एन प्लस, यस नो? एन प्लस, एन प्लस। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद गेट की कैसी थी, पी, गेट का कैसा है, पी। क्या हो गया, एन प्लस, फिर ए आपका पी, फिर एन माइनस, और फिर आपका पी प्लस। ठीक है, तो क्या हो गया, एन प्लस, ए आपका कौन सा हो गया, पी, फिर है आपका एन माइनस, और ये आपका पी प्लस। बताओ कितने लेयर हैं, अभी भी आप 4 ही लेयर हैं, ऐसे कंफ्यूज मत होना। देखो, पी प्लस, एन माइनस, पी और एन प्लस। ठीक है ना, मतलब आप अगर कंफ्यूज मत होना, मतलब इस तरीके से आप देखोगे ना। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसा किया क्यों, ऐसा क्यों किया कि हमने कैथोड को दो हिस्सों में डिवाइड किया, तो एक पॉइंट लिखेंगे, कैथोड डिवाइडेड, cathode divided into multiple parts, cathode divided into multiple parts to avoid
to avoid current, to avoid current, crowding, current crowding, and support, support high current, support high current, support high current। करंट क्राउडिंग को कम करने के लिए पावर सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं, एनीवन? करंट क्राउडिंग को कम करने के लिए हम पावर सिस्टम मतलब ट्रांसमिशन लाइन में क्या यूज करते हैं? यही देखो, पता सबको है, बट सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। बंडलिंग करते हैं। बंडलिंग क्यों करते थे आप? एक फेज का करंट दो से ज्यादा फेज में, अलग अलग फेज में स्प्लिट हो जाए, उसीलिए तो करते थे ना। अगर आप 10-100 एम्पियर करंट को तीन अलग अलग वायर में ले जाना चाह रहे हो, तो इसको आप क्या बोलते थे वहां पे? बंडलिंग ही तो बोलते थे। क्योंकि करंट ज्यादा होता था तो करंट डेंसिटी ज्यादा होता था, करंट डेंसिटी ज्यादा होता था तो वायर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता था तो एयर का आयोनाइजेशन होता था, और एयर का आयोनाइजेशन होता था, उसी को हम क्या बोलते थे? कोरोना लॉस। याद आया? ठीक है ना। तो बेसिकली वहां पे भी आप क्या करते थे? क्राउड, करंट क्राउड को कम करने के लिए आप एक फेज में एक से ज्यादा वायर यूज करते थे। इसी तरीके से यहाँ पे वैसे तो एक ही टर्मिनल काफी था, बट ऐसे क्या है, दो अलग अलग टर्मिनल में थोड़ा सा करंट यहां से जाएगा, थोड़ा सा करंट यहां से जाएगा, तो करंट रेटिंग ज्यादा हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा, सारा करंट एक ही पे बर्डन पड़ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा एक मिनट एक मिनट, एक इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे देखो, अगर अगर मैं आप यहाँ पे देखो, ये क्या है? पी एन, ठीक है, ट्रांजिस्टर है ये, सॉरी थायरिस्टर है ये। इसको मैं ना ब्रेक करता हूँ, मतलब आप ऐसे समझो कि पी, इस पी वाले हिस्से को, जैसे पी एक ट्रांजिस्टर और एन दूसरा ट्रांजिस्टर, समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं इसको हिस्से में ब्रेक करूं, समझ पा रहे हो क्या? देखो यहाँ पे पी ऐसे तोड़ा, और एन इसको तोड़ा, मतलब बीच में से ही जैसे खींच दिया, मतलब ऊपर वाला पूरा रहने दिया, नीचे वाला पूरा रहने दिया, और ये जो बीच वाले दो लेयर थे एन और पी, इसको हाफ में ब्रेक कर दिया। तो एक्चुअली ये क्या हुआ? पी एक ट्रांजिस्टर, दूसरा एन दूसरा ट्रांजिस्टर। तो दैट इज व्हाट? ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एससीआर। टॉपिक क्या लिखेंगे? ट्रांजि एससीआर ट्रांजिस्टर मॉडल, एससीआर ट्रांजिस्टर मॉडल, एससीआर ट्रांजिस्टर मॉडल। तो एससीआर ट्रांजिस्टर मॉडल में आप ये देख सकते हो कि एक थायरिस्टर को दो ट्रांजिस्टर के रूप, दो ट्रांजिस्टर के फॉर्म में क्या किया जा रहा है? ब्रेक किया जा रहा है, शो किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए वाला डायग्राम बनाना, फिर ए वाला डायग्राम बना लेना, फिर ए वाला डायग्राम बनाना, दिस वन। ठीक है, सबसे पहले आप ए वाला बनाओगे, खैर ये तो आपको, और उसके बाद ए वाला देखना, ठीक है क्या? और फिर आप ए थर्ड मॉडल। हो गया? लिखो जरा। SCR contains two transistor, SCR contains two transistor, SCR contains two transistor, कौन कौन? PNP एंड NPN। दिख रहा है डायग्राम में आपको? ठीक है, PNP एंड NPN।
ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ये कौन सा टर्मिनल है ये कौन सा टर्मिनल है? एनीवन? इमीटर, कलेक्टर, बेस? जल्दी बोलो। हमेशा दैट इज एमीटर, ठीक है। दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर, और इसके लिए दिस इज कलेक्टर, दिस इज बेस एंड दिस इज इमीटर, क्योंकि हमेशा या तो करंट इमीटर से इमीटर में एंटर करता है या इमीटर से करंट निकल रहा होता है, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा आपका इमीटर से बेस की डायरेक्शन दिखाई जाती है। दिस इज इमीटर टू बेस एंड दिस इज बेस टू इमीटर, इसीलिए इसको हमने क्या बोला? एनपीएन, और इसको क्या बोला? पीएनपी। अब इस ट्रांजिस्टर मॉडल में आप क्या देख पा रहे हो कि पहले ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर करंट है दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए बेस करंट हो रहा है क्या? पहले ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर करंट है दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए क्या बन रहा है? वो बेस करंट। बोलो हाँ या ना। तो यहां पे लिखेंगे base of one transistor is connected to base of one transistor is connected to collector of other transistor। देखो यहाँ पे इसका बेस इसके कलेक्टर से कनेक्टेड है और पहले वाला का बेस दूसरे वाले के कलेक्टर से कनेक्टेड है, तो ये लाइन दोनों के लिए वैलिड है। पहले ट्रांजिस्टर का कलेक्टर दूसरे के बेस से कनेक्टेड है, दूसरे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पहले के बेस से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बेस इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द कलेक्टर, ठीक है क्या? तो क्या लिखा हमने? वन ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड टू कलेक्टर ऑफ अदर ट्रांजिस्टर, ठीक है। डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम पुराना ही है, बस आप ऑपरेटिंग मोड में। ऑपरेटिंग मोड मतलब जैसे कि पहले भी बात हुई थी हमारी कि 3 मोड काम करते हैं: फॉरवर्ड कंडक्शन, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन एंड रिवर्स ब्लॉकिंग। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है क्या? तो ब्लॉकिंग का मतलब ऑफ स्टेट, कंडक्शन का मतलब ऑन स्टेट, ब्लॉकिंग का मतलब ऑफ स्टेट। तो थायरिस्टर, एक्चुअली हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि थायरिस्टर की वर्किंग कैसे होती है, ठीक है ना, थायरिस्टर कैसे काम कर रहा है। तो उसके लिए हमें इसके तीनों ऑपरेटिंग जोन में एक एक करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज व्हाट? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। द फर्स्ट वन इज व्हाट? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ओके। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड किसको बोलेंगे? ठीक है, तो देखो यार, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग तब होता है, ध्यान से सुनना। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग का मतलब क्या है कि यहां पे देखो पहला वर्ड क्या है? फॉरवर्ड। इसका मतलब जो फॉरवर्ड, ये जो थायरिस्टर है फॉरवर्ड मोड में कब आएगा? फॉरवर्ड बायस कब आएगा? जब एनोड का वोल्टेज ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कैथोड। मतलब हमने क्या किया? हमने इस एनोड को एक हाई वोल्टेज दिया और इस कैथोड को लो वोल्टेज दिया। एक कौन सा मोड हो चुका है? देखो यहाँ पे एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड को निगेटिव टर्मिनल। एनोड के पास पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड के पास नेगेटिव टर्मिनल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस्ड। अब फॉरवर्ड बायस तो चलो ठीक है, मतलब एनोड को पॉजिटिव वोल्टेज देना, या फिर एनोड, मतलब आप ऐसे समझो व्हाट इज फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है कि एनोड वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन कैथोड वोल्टेज।
सिंपल, एनोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन कैथोड वोल्टेज। तो अभी आपने अगर यहाँ पे प्लस और माइनस दिया तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये सीधे सीधे बोल रहे हो कि वोल्टेज एट ए इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट के। तो इसका मतलब ये जो थायरिस्टर है ये किस मोड में है, फॉरवर्ड बायस मोड में। अब ये फॉरवर्ड किसको बताता है, वोल्टेज को बताता है। ये ब्लॉकिंग किसको बताता है, करंट को बताता है। करंट को ब्लॉक करना है तो एक कब होगा, वोल्टेज मतलब फेवरेबल कंडीशन होने के बाद भी करंट ना जाए, ऐसा तभी हो सकता है जब आप इसे गेट करंट की वैल्यू 0 रखो। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे अगर मुझे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के एनालिसिस करनी है तो पहला पॉइंट तो क्या है कि हम उसे वोल्टेज एट एनोड इज शुड बी ग्रेटर देन वोल्टेज एट कैथोड, एंड दूसरा करंट नहीं जाने देना है तो इसलिए हमें गेट करंट की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0। मतलब गेट पल्स की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, 0। समझ में आया क्या, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लाने के लिए हमें दो कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। पहला कि इनोड वोल्टेज को हमें पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा, कैथोड वोल्टेज को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड गेट सिग्नल नहीं अप्लाई करना है या गेट करंट नहीं अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आपने गेट करंट दे दिया फिर तो कंडक्शन होने लगेगा ना। बट ये कौन सा मोड है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इतनी बात सबको क्लियर है क्या, ठीक है, ओके। अब यहां पे ध्यान से सुनेंगे, एक काम करते हैं, एक पॉइंट लिख ही लेते हैं, थोड़ा डिटेल में लिखो। एनोड इज मेड पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, लिखो, एनोड इज मेड पॉजिटिव, एनोड इज मेड पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, anode is made positive with respect to cathode, and we do not apply, and we do not apply, and we do not apply any signal, any signal to the, we do not apply any signal to the gate terminal, to the gate terminal। ये मैंने इसी जो लाइनें अभी बोली ना उसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, उसी को अभी डिटेल में लिखवा दिया आपको, ठीक है ना। ये शॉर्ट फॉर्म में था, वो आपको डिटेल फॉर्म में लिखवा दिया, ठीक है। तो हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में पहुंचेंगे कैसे, इस तरीके से, इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करके। अब अगला क्वेश्चन कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है इसका क्या मतलब है। तो एक सिंपल सी बात देखो यार, ये जंक्शन है, कौन कौन सा जंक्शन है, J1, J2 और J3। तो बोला जाएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आप ये बताओ ये J1 किस में है, फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में। तो J1 देखो एनोड P से कनेक्टेड है, जैसे डायोड फॉरवर्ड बायस में कब बोला जाता है, जब एनोड एनोड किससे कनेक्टेड हो, पॉजिटिव टर्मिनल से, और कैथोड किससे कनेक्टेड हो, नेगेटिव टर्मिनल। एनोड का देखो, एनोड इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ए पॉजिटिव टर्मिनल है तो ए भी पॉजिटिव टर्मिनल है, तो एनोड इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल। इसका मतलब ए J1 किस में होएगा, फॉरवर्ड बायस में। तो J1 इज इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है।
जंक्शन J1 इज इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें J2 की, अगर हम बात करें J2 की, तो देखो जरा J2 किस में है। J2 ए एन इज कनेक्टेड विथ P, तो इसका मतलब J2 इज इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। उसके बाद अगर बात करें हम J3 की, देखो जरा J3 का जो एन टर्मिनल हो दैट इज कनेक्टेड विथ निगेटिव, तो इसका मतलब J3 इज ऑल्सो इन फॉरवर्ड बायस। नहीं समझ पा रहे हो? एक बात बताओ, निगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? एन का ए क्या है? कैथोड। और ए एन मतलब कैथोड किससे कनेक्टेड है? निगेटिव से है या नहीं है? बोलो यार। कैथोड निगेटिव से कनेक्टेड है ना, तो इसलिए क्या होगा? रिवर्स सॉरी फॉरवर्ड बायस। तो J1 फॉरवर्ड बायस में है, J2 रिवर्स बायस में है, J3 फॉरवर्ड बायस में है। मतलब इट इज लाइक दैट कि तीन, यहां से आप इधर से इधर पानी फ्लो कराना चाहते हो और तीन रूम है। पहले रूम ने बोला कि पानी, पहले रूम ने पानी को जाने के लिए जगह दे दी, लाइक ऐसे समझो कि ए रूम है, तीन रूम है, इसने पानी को जाने के लिए जगह दे दी, ये पूरा भरा पड़ा है, इसने भी पूरा पानी के जाने के लिए जगह दे दी, सिर्फ वो जो बीच वाला रूम है ना वो अपोज कर रहा है। कुछ समझ में आया? ये जो बीच वाला रूम मतलब एक तरीके से J1 भी किस में है? फॉरवर्ड बायस में। फेवरेबल कंडीशन है करंट यहां से यहां जाने के लिए। J1 किस में है? फॉरवर्ड बायस में। J3 भी किस में है? फॉरवर्ड बायस में। मतलब रोक कौन रहा है फिर? J2। कौन रोक रहा है करंट को नीचे जाने से? रोक कौन रहा है? J2। इसका मतलब अगर आपने वोल्टेज अप्लाई किया, मतलब J2 रिवर्स बायस में है, ए फॉरवर्ड बायस में, ए फॉरवर्ड बायस में, J1 फॉरवर्ड बायस में, J3 फॉरवर्ड बायस में, J2 किस में है? रिवर्स बायस में। तो अगर मान लीजिए आपने वोल्टेज बढ़ाया, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक टाइम बाद ये जो J2 जंक्शन है, इसकी जो डिप्लीशन रीजन है, ये क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी और ये डैमेज हो जाएगा, परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में बिना गेट पल्स दिए आपको कंडक्शन कराना है, तो आपको जो बीच वाली दीवार है वो तोड़नी पड़ेगी। उस समझ में आया? J2 को तोड़ोगे तभी। J1 अपोज कर रहा है क्या? J3 अपोज कर रहा है क्या? अपोज कौन कर रहा है करंट फ्लो होने का? J2। तो या तो उस दीवार को तोड़ दो, या तो उस दीवार को बहुत नैरो कर दो, पतला कर दो। एक्चुअली तोड़ दिया फिर तो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, तो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। इसलिए उस जो थर्ड वाला पार्ट है, जो डिप्लीशन लेयर है, उसको क्या करते हैं? पतला करते हैं। और वो पतला करने का काम ही कौन करता है? गेट करंट। कुछ समझ में आया? उस लेयर को, J2 वाले लेयर को नैरो कौन करता है? तो गेट करंट। यहां से करंट यहां तक जा सकता था, इसने भी परमिशन दे दी, इसने भी दे दी, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा। या तो गुस्से में आके तोड़ दो, बट तोड़ दोगे तो तुम्हारा लॉस है कि परमानेंटली डैमेज हो जाए। फिर उसके इफेक्ट को कम करने की कोशिश करो। ठीक है क्या? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है क्या हो रहा है? तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में बताओ जो आउटर जंक्शन होते हैं वो फॉरवर्ड बायस में होते हैं, रिवर्स बायस में? बोलो यार। जो आउटर जंक्शन होते हैं वो किस में है? वो फॉरवर्ड बायस में। और जो इनर जंक्शन या जो मिडिल जंक्शन है दैट इज इन रिवर्स बायस। ठीक है? ओके। मतलब यहां पे वोल्टेज को
ब्लॉक कौन कर रहा है, J1 J2 या J3? वोल्टेज को ब्लॉक कौन कर रहा है, J2। J1 J3 ने तो परमिशन दे दिया था ना, वो तो फॉरवर्ड बायस में है। तो यहां पे एक लाइन लिखेंगे, J2 इज रिस्पॉन्सिबल, J2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, J2 is responsible for forward blocking, J2 is responsible for forward blocking capability, J2 is responsible for forward blocking capability of the device, capability of a device। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एससीआर फॉरवर्ड बायस में तो रहेगा बट करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखा हमने, J2 is responsible for forward blocking capability of the device। या फिर इसी को एक एक और सिंपल वर्ड में लिखो, सेम लाइन है बट सिंपल वर्ड में, क्या, J2 is responsible for blocking, J2 is J2 is responsible for blocking। एक बात बताओ, एक कौन सा वोल्टेज ब्लॉक कर रहे हैं, ये फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉक कर रहे हैं या रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक कर रहे हैं? J2 is responsible for blocking फॉरवर्ड वोल्टेज या रिवर्स वोल्टेज। देखो J2 के क्रॉस, तो J2 को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे क्रॉस वोल्टेज रिवर्स में है, बट अगर आप पूरे एससीआर के रेफरेंस में देखो तो एससीआर के रेफरेंस में आपने जो वोल्टेज दिया है वो फॉरवर्ड है रिवर्स है, फॉरवर्ड है। कुछ समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब J2 ही है जो फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है क्या? तो यहां पे क्या लिखेंगे, ब्लॉकिंग फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस एससीआर जरूर लिखना, फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस एससीआर, फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस एससीआर। ठीक है, मतलब यहां पे ये आपका फॉरवर्ड बायस, ये आपका रिवर्स बायस, ये आपका फॉरवर्ड बायस। तो इस वोल्टेज को, मतलब एक बार बताओ, अगर मैं ये वोल्टेज बढ़ाते चला गया, ध्यान से सुनना, ये वोल्टेज बढ़ाते चला गया तो खतरा किसको है, J1 को, J2 को, J3 को। अगर मैं ये वोल्टेज बढ़ा रहा हूं 100 200 300 400 करते जा रहा हूं, तो बेसिकली स्ट्रेस किसके ऊपर पड़ेगा, जो फॉरवर्ड बायस में रहेगा, जो रिवर्स बायस में रहेगा, जो रिवर्स बायस में रहेगा। या फॉरवर्ड बायस तो उसने तो परमिशन दे दी, जाओ यार तुम्हें जाना तो जाओ, मैं तो रोक ही नहीं रहा। अब यहां से पानी आ रहा है, मैं ऐसे करके खड़ा हो गया, तब पड़ेगा ना मेरे ऊपर स्ट्रेस। अगर मैं साइड हो गया, पानी जाने दो, फिर मेरे ऊपर कहें का स्ट्रेस, तो जो रोकेगा उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा ना। तो रोक कौन रहा है, J2। तो इसका मतलब अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूं तो किसके टूटने का खतरा रहेगा, किस जंक्शन के ब्रेक डाउन होने का खतरा रहेगा, J2 के। बोलो हाँ या ना, क्योंकि वही तो रोक रहा है। क्लियर है बात?
तो यहां पे लिखेंगे इफ फॉरवर्ड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, इफ फॉरवर्ड वोल्टेज, इफ फॉरवर्ड वोल्टेज, ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज लिखा ना ब्रैकेट में लिख लो सप्लाई, आपको काम, आपको यहां देगा कि इस वाले वोल्टेज की बात हो रही है, ठीक है ना, नहीं तो आपको कल को कंफ्यूजन होगा सर इसके क्रॉस तो वोल्टेज रिवर्स बायस में है, मैं इस वोल्टेज की बात कर रहा हूं। तो इफ फॉरवर्ड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड अबव फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, अबव फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, अबव फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या होगा बताओ, J2 का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज देन J2 ब्रेक्स डाउन, J2 ब्रेक्स डाउन, ठीक है, मतलब जो आपका एनोड VAK, मतलब एनोड टू कैथोड वोल्टेज ग्रेटर देन ब्रेक ओवर वोल्टेज, ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ व्हाट, J2, ठीक है ना, एनोड टू कैथोड वोल्टेज बेसिकली ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ J2 क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, J2 का ब्रेक डाउन हो जाएगा, J2 ब्रेक डाउन। और ऐसे कंडीशन में SCR क्या करेगा, SCR स्टार्ट्स टू कंडक्ट, बोलो हाँ या ना, अगर तोड़ दिया आपने बीच वाला रूम ही तोड़ दिया तो SCR स्टार्ट्स टू कंडक्ट, तो हम कंडक्शन ही तो चाहते थे, दिक्कत क्या है कि परमानेंटली टूट गया, वो अगली बार आप यूज ही नहीं कर पाओगे, अगले साइकिल में आप यूज ही नहीं कर पाओगे, समझ में आया क्या, मतलब फिर उसके बाद अगर आपने उसे तोड़ दिया तो उसके सिस्टम में होने ना होने का कोई मतलब रहेगा क्या, फिर नहीं, तो अगर तोड़ना ही था तो फिर 3 ही लेयर का बना लेते, फिर 4 लेयर बनाया क्यों, या फिर 2 ही जंक्शन का बना लेते, समझ में आ रहा है क्या, तो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। इसको मैं थोड़ा सा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पे दिखाता हूं, शायद आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो अभी आपको बस यहां पे देखना है, लिखना नहीं है इसको। आपने क्या किया, आपने वोल्टेज दिया पॉजिटिव वोल्टेज, इधर क्या होता है पॉजिटिव वोल्टेज, मतलब VA इज ग्रेटर देन VK, तो आपने गेट करंट नहीं दिया, गेट करंट नहीं दे रहे हो तो फिर क्या होगा, लीकेज करंट तो फ्लो होगा ना, तो इसलिए लीकेज करंट है, दिस इज व्हाट लीकेज करंट। बट एनोड करंट फ्लो होगा क्या, नहीं, एनोड करंट इज वेरी लो, और वो किसके बराबर होगा, जस्ट इक्वल टू लीकेज करंट, ठीक है, आइडियली तो खैर यहां से यहां जाना चाहिए था। अब वो आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, करंट फ्लो होगा नहीं, क्यों नहीं फ्लो हो रहा है करंट, क्योंकि हमने गेट करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 0। बट एक बात बताओ, आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ, इस समय कौन स्ट्रेस में आ रहा है, J1 J2 या J3, J2 स्ट्रेस में आ रहा है, उसको दिक्कत हो रही है ना, एक टाइम आएगा जब ये वोल्टेज यहां पे पहुंचेगा, मतलब ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आपने सप्लाई पे दे दिया तो J2 तो हाथ खड़ा कर देगा, अब हमसे नहीं, अब मैं नहीं झेल सकता इससे ज्यादा वोल्टेज, फिर उसका क्या हो जाएगा डैमेज हो, फिर वो क्या हो जाएगा डैमेज हो जाएगा, और जैसे ही डैमेज हुआ तुरंत सडनली करंट क्या होगा राइज हो जाएगा, समझ में आया क्या, सडनली करंट क्या होगा राइज हो जाएगा, क्लियर है बात, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपने SCR को डैमेज कर दिया, ठीक है, क्या हमें पहला फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है, आगे बढ़े, ये लास्ट में बनाएंगे ना जब तीनों पढ़ लेंगे तब। तो
इस सिचुएशन में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? बोलो यार, एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होगा, लीकेज के बराबर होगा। तभी तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर आया था ना। अरे ग्राफ थोड़ा सा ऊपर क्यों आया? ए एक कितना, एक क्या है ये? एनोड करंट ही तो है ये। इस वाई एक्सिस पे क्या दिखाया जा रहा है? एनोड करंट। तो ए इतना मैग्नीट्यूड क्या दिखा रहा है ये? एनोड करंट ही तो है ये, एनोड से कैथोड करंट। आइडियली फ्लो होना चाहिए था क्या? नहीं। क्योंकि आइडियली क्यों नहीं फ्लो होना चाहिए था? क्योंकि हमने गेट करंट तो दिया ही नहीं था, बट फिर भी फ्लो हो रहा है, तो दैट इज लीकेज। ठीक है क्या? वो लीकेज किसकी वजह से है? J1 की वजह से, J2 की वजह से, J3 की वजह से? J2 की वजह से। लीकेज हमेशा रिवर्स बायस में फ्लो होता है। और बताओ रिवर्स बायस में है कौन? J2 है। लीकेज हमेशा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, ये भी याद रखोगे आप। और माइनॉरिटी चार्ज निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव तो सिर्फ J2 में ही चल रहा है ना ये कांड। ठीक है क्या? तो इसलिए यहां पे एक पॉइंट और आप ऐड कर लोगे क्या, कि एनोड टू कैथोड करंट आइडियली कितना होना चाहिए? बोलो यार, आइडियली ये होना चाहिए 0, बट दैट विल बी इक्वल टू लीकेज करंट विदाउट गेट करंट। दो, इसमें दो केसेस लेते हैं। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड विदाउट गेट करंट पॉसिबल है? बिना गेट करंट दिए इसको फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाना पॉसिबल है? तोड़ दो। ठीक है, तोड़ दोगे तो आ ही जाएगा ना। मैं नहीं पूछ रहा कि उससे प्रॉब्लम क्या है, बचेगा नहीं बचेगा, मैं बोल रहा हूं आ सकता है कि नहीं आ सकता, बस ये बता दो। ठीक है, तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड विदाउट गेट करंट लिखेंगे। when anode to cathode voltage is increased, when anode to cathode voltage is increased, when anode to cathode voltage is increased beyond breakover voltage, beyond breakover voltage, beyond breakover voltage, then J2 breaks down, J2 breaks down and all three junction is in, all three junction is in forward bias, all three junction is in forward bias, all three junction is in forward bias। क्योंकि वो अपोज कर रहा था उसे आपने तोड़ दिया, तो अब वो भी करंट को जाने देगा ना फिर। तो all three junction is in forward bias and current start to flow from anode to cathode, and current starts to flow from anode to cathode, current starts to flow from anode to cathode। अब यहां पे क्वेश्चन और आता है कि सर ये सडनली यहां क्यों आ गया, ये सडनली यहां क्यों आ गया? तो एक बात बताओ, जब तक कंडक्शन नहीं हो रहा था, इसका मतलब J2 क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था, वो रिवर्स बायस में था, और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वोल्टेज अपीयर होगा J2 के क्रॉस ज्यादा। बट जैसे ही वो ब्रेक हुआ,
वो जो रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस था वो तो खत्म हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया ना। और जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो शॉर्ट सर्किट मतलब आइडियली रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट के लिए आइडियली रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, जीरो, प्रैक्टिकली बहुत कम। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर क्या हो गया होगा, बहुत कम हो गया होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया ना फिर वो, इसलिए तुरंत के तुरंत यहां आ जाता है। ठीक है क्या, तो यहां पे लिखेंगे एक लाइन, व्हेन डिवाइस कंडक्ट, व्हेन डिवाइस कंडक्ट वोल्टेज अक्रॉस डिवाइस, या वोल्टेज अक्रॉस, चलो वोल्टेज अक्रॉस डिवाइस फॉल्स, फॉल्स टू अ वेरी लो, falls to a very low value, falls to a very low value, usually 1 volt to 2 volt, usually 1 volt to 2 volt, 1 से 2 वोल्ट, 1 वोल्ट टू 2 वोल्ट। एक पॉइंट और लिख लेना, दिस अकर्स ड्यू टू कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन, दिस अकर्स ड्यू टू कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन, this occurs due to conductivity modulation। ठीक है, दैट इज इन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब अभी हमने गेट करंट नहीं दिया है, फिर से याद रखना, ठीक है ना। चलिए अब तीसरे पे आ जाते हैं, अभी गेट करंट के लिए अलग से बात करते हैं। ठीक है, तीसरे पे आ जाइए, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अच्छा एक मिनट, इसमें मैंने, एक मिनट, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में तीनों जंक्शन किस में हो जाएंगे, फॉरवर्ड बैस में। ठीक है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में तीनों जंक्शन किस में हो जाएंगे, फॉरवर्ड बैस में, ये लिखवाया ना। ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, अब ये रिवर्स ब्लॉकिंग मतलब क्या होगा, बोलो। रिवर्स मतलब एनोड को आप पॉजिटिव वोल्टेज दोगे, नेगेटिव, नेगेटिव, एंड कैथोड को आप कौन सा वोल्टेज दोगे, पॉजिटिव, मतलब वी ए के इज लेस देन जीरो। ठीक है, वी ए के इज लेस देन जीरो, तो आप इसे क्या बोलोगे, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। अब एक बात बताओ यार, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो बताओ, ये आपका एनोड, एनोड इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल। तो बताओ ये जो पहला वाला लेयर है J1, फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस में, बोलो यार, J1 इज इन रिवर्स बायस। ठीक है क्या, दूसरा J3 भी किस में है, रिवर्स बायस में। बट अगर आप J2 को फोकस करो तो निगेटिव एंड पॉजिटिव P, तो J3 किस, J2 किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में, ठीक है, J2 इज इन फॉरवर्ड
बायस। तो J1 रिवर्स बायस में, J3 रिवर्स बायस में, J2 किस में, फॉरवर्ड बायस में। तो इसमें लिखेंगे ड्यूरिंग रिवर्स बायस, ड्यूरिंग रिवर्स बायस J1 and J3 block flow of current in reverse bias. J1 and J3 block the current। ठीक है क्या? इस समय करंट को कौन रोकने की कोशिश कर रहा है, बोलो? J1 और J3। इस बार कौन अपोज नहीं कर रहा है, J2, वो फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, तो J2 तो फॉरवर्ड बायस में है। अब यहां पे अगर आप ध्यान दो तो P प्लस N माइनस था, मतलब यहां पे N माइनस था ना, ए P प्लस N माइनस और ए N प्लस। तो एक कौन सा रीजन था, ये ड्रिफ्ट रीजन। कौन सा रीजन था, ड्रिफ्ट रीजन। और ड्रिफ्ट रीजन हम लगाते क्यों थे, रिवर्स बायस के लिए। ड्रिफ्ट रीजन हम लगाते क्यों थे, रिवर्स बायस के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिवर्स बायस में ये जो जंक्शन J1 है, ये ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज को ब्लॉक कर पाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि इसके पास क्या है, ड्रिफ्ट रीजन। और ड्रिफ्ट रीजन का मेन पर्पज ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज को ब्लॉक करवाना रिवर्स बायस में। ठीक है क्या? फॉरवर्ड बायस में नहीं, रिवर्स बायस में। तो यहां पे क्या लिखेंगे, J1 हैज ड्रिफ्ट लेयर, J1 हैज ड्रिफ्ट लेयर एट वन साइड, J1 हैज ड्रिफ्ट लेयर एट वन साइड, ब्रैकेट में लिख लेना N माइनस ना, at one side, so it can block more voltage, so it can block more voltage, so it can block more voltage as compared to J3, as compared to J3, as compared to J3, as compared to J3। ठीक है, मतलब कितना वोल्टेज ब्लॉक करेगा ये J1 पे ज्यादा डिपेंड करेगा इन कंपैरिजन टू J3। हालांकि वोल्टेज ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी किसकी थी, रिवर्स बायस में J1 और J3 की। बट इसमें ज्यादा जिम्मेदारी कौन ले रहा है, J1। क्यों ले रहा है ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि इसके पास ड्रिफ्ट रीजन है। ठीक है क्या? ओके। अब इसके बाद मान लीजिए आप वोल्टेज बढ़ाते चले गए, मान लीजिए आप वोल्टेज बढ़ाते चले गए रिवर्स बायस में। अभी बताओ टेंशन में कौन आएगा, J1 J2 या J3? स्ट्रेस किसके ऊपर पड़ेगा, जो रिवर्स बायस में होगा। कौन कौन, J1 और J3, उनको टेंशन होगी, उनको स्ट्रेस पड़ेगा। J2 को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है क्या? तो यहां पे एक लाइन लिखेंगे, वंस वी एक्सीड, once we exceed breakdown voltage, once we exceed breakdown voltage in reverse bias, in
रिवर्स बायस avalanche breakdown occurs, avalanche breakdown occurs in the device, avalanche breakdown occurs in the device which can damage the device, avalanche breakdown occurs in the device which can damage the device. ठीक है, अच्छा, जो मतलब यहां पे अगर मैं पूछूं कि आपको वोल्टेज देने के लिए जो चाहिए, सपोज दैट इज ब्रेक डाउन वोल्टेज, मतलब रिवर्स बायस में कितने जंक्शन अपोज कर रहे हैं करंट का, दो, J1 और J3। तो अगर आपको डैमेज करना है तो दोनों को तोड़ना पड़ेगा, तो दोनों को तोड़ने के लिए जो वोल्टेज चाहिए रिवर्स बायस में दैट इज VBD। और अगर फॉरवर्ड बायस में है, अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो उस समय अपोज कौन कर रहा था, J2, और उसको तोड़ने के लिए जो वोल्टेज चाहिए था उसको हमने क्या बोला था, ब्रेक ओवर वोल्टेज। बोलो हाँ या ना। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने लोगों को तोड़ने की है, दो, J1 एंड J3, और इसको इसकी वजह से कौन टूटने वाला है, सिर्फ J2। तो बताओ ज्यादा कौन होगा, VBD या VBO, VBD, मैग्नीट्यूड वाइज बात हो रही है, बोलो हाँ या ना। तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इज ग्रेटर देन ब्रेक ओवर वोल्टेज, क्योंकि ब्रेक ओवर वोल्टेज से सिर्फ एक जंक्शन J2, ब्रेक ओवर वोल्टेज को सिर्फ एक जंक्शन J2 को तोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। बट अगर बात करें VBD या रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की, तो उसको दो जंक्शन तोड़ने पड़ेंगे डिवाइस को डैमेज करने के लिए। ठीक है क्या, तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इज यूजुअली हायर देन फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। लिख लेंगे, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इज यूजुअली हायर देन फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। और एक होता है थायरिस्टर फैमिली में सिमेट्रिकल SCR, जिसके लिए ब्रेक डाउन वोल्टेज इज इक्वल टू ब्रेक ओवर वोल्टेज। ठीक है क्या, क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से थायरिस्टर के लिए, कौन से SCR के लिए ब्रेक डाउन वोल्टेज और ब्रेक ओवर वोल्टेज बराबर होता है, तो व्हाट इज द आंसर, सिमेट्रिकल SCR। इसको हम डिजाइन ही ऐसे करते हैं, होता नहीं, हम ऐसे ही डिजाइन करते हैं कि फॉरवर्ड में जितना वोल्टेज लगे इसको ब्रेक करने में, रिवर्स में भी उतना ही लगे। समझ में आएगा, ओके, तो समझते हैं यार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR। अब सबसे पहले मान लो आपने यहाँ पे थायरिस्टर बना लिया, ठीक है। अब इसमें एक कौन सा वोल्टेज है, एनोड टू कैथोड वोल्टेज VAK। अगर एनोड टू कैथोड वोल्टेज फॉरवर्ड मोड में है, मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये आपका फॉरवर्ड मोड में है। और एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड किसमें है, नेगेटिव मोड में, मतलब नेगेटिव है तो बेसिकली किस में आ जाएगा, रिवर्स बायस में। मतलब अगर हम वोल्टेज ऐसे अप्लाई कर रहे हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर उल्टा कर दिया तो इधर फिर एनालिसिस करेंगे। तो अभी मैंने पॉजिटिव दिया है तो पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स इधर का देखेंगे, ठीक है। चलिए पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया, तो J1 J3 फॉरवर्ड बायस में, J2 रिवर्स बायस में। तो J1 फॉरवर्ड बायस में है, करंट जाने दे रहा है, J3 जाने दे रहा है, J2 नहीं जाने दे रहा है। तो J2 में, J2 के अंदर
मेजोरिटी वजह से, देखो फॉरवर्ड करंट मेजोरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है, लीकेज करंट माइनॉरिटी की वजह से फ्लो होता है। फॉरवर्ड करंट मेजोरिटी की वजह से फ्लो होता है और लीकेज करंट माइनॉरिटी की वजह से होता है। फॉरवर्ड करंट जब हम फॉरवर्ड बायस में देते हैं तब फ्लो होता है, और लीकेज करंट जब हम रिवर्स बायस में देते हैं तब फ्लो होता है। तो बताओ जरा, लीकेज करंट किस में फ्लो होगा? J1 में, J2 में, J3 में? J2 में। क्यों? क्योंकि उसमें, क्योंकि वो किस में है? रिवर्स बायस में। ठीक है क्या? तो J2 की वजह से रिवर्स बायस में करंट फ्लो हो रहा है, बट तो करंट होगा कहां से कहां फ्लो? एनोड से कैथोड। J2 के हिसाब से निगेटिव से पॉजिटिव, बट पूरे सिग्नल के हिसाब से एनोड टू कैथोड, इसलिए हम यहां पे दिखाएंगे। मतलब ये जो इतना करंट आया, ये करंट जो आया, ये किसकी वजह से आया? J2 के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, या फिर J2 के लीकेज करंट की वजह से। क्लियर हुआ क्या ये बात? आप वोल्टेज बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, वोल्टेज बढ़ाते चले गए, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ पे, लीकेज करंट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा। एक पॉइंट पे आने के बाद जैसे आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज, जैसे ही आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज इतना ज्यादा हो गया कि जो J2 झेल सकता था, J2 कितना झेल सकता था? ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर झेल सकता था। जैसे ही आपका सप्लाई वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा हो गया, J2 तो डैमेज हो जाएगा, और J2 जैसे ही डैमेज हुआ, तुरंत के तुरंत J1, J2, J3 तीनों किस में आ जाएंगे? फॉरवर्ड बायस में। तीनों आ जाएंगे फॉरवर्ड बायस में, और सडनली बहुत ज्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सडनली बहुत ज्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक आप इसे किस मोड में बोलोगे? फॉरवर्ड कंडक्शन या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग? बोलो। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। और यहां से यहां तक के किसको, किस में बोलोगे आप? फॉरवर्ड कंडक्शन। समझ में आया क्या? ए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, ए फॉरवर्ड कंडक्शन। क्लियर हुआ? उसके बाद तीसरा क्या था आपका? रिवर्स ब्लॉकिंग। अब वोल्टेज को आप रिवर्स कर दो, वोल्टेज को आप रिवर्स कर दो। अब बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट हैंड साइड देखना है, लेफ्ट हैंड साइड? बोलो। लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में अब जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज क्या रख लिया हमने? नेगेटिव। क्या रख लिया? नेगेटिव। अब जब नेगेटिव वोल्टेज रखा, तो एक बात बताओ, अभी J1 कौन कौन फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में? J1 और J3 रिवर्स बायस में, J2 फॉरवर्ड बायस में। तो अभी जो लीकेज करंट फ्लो होगा किसकी किसकी वजह से होगा? J1 और J3 की वजह से। तो ये जो लीकेज करंट आप देख रहे हो किसकी वजह से है? J1 और J3 की वजह से। ठीक है, ओके। आप वोल्टेज बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, एक टाइम आएगा जब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा, और J1 और J3 दोनों डैमेज हो जाएंगे। और जैसे डैमेज हुआ, रिवर्स में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। जैसे ही J1 J3 डैमेज हुआ, क्योंकि आपने वोल्टेज नेगेटिव में दे रखा है, तो करंट इस तरीके से फ्लो होगा ना फिर रिवर्स में। हालांकि ये तब होगा जब वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। ठीक है क्या? तो इसलिए रिवर्स में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। ये नहीं कि सर ए भी तो इसका मतलब रिवर्स में भी फ्लो होगा, इसका मतलब पॉजिटिव करंट भी फ्लो होगा, नेगेटिव करंट भी फ्लो होगा, तब तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया। आपने तो यूनिडायरेक्शनल लिखवाया था। यूनिडायरेक्शनल ही होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव में करंट फ्लो होने का मतलब समझ रहे हो, खत्म है वो, किसी काम का नहीं है वो। ठीक है क्या? तो करंट हमेशा कहाँ फ्लो होना चाहिए? पॉजिटिव डायरेक्शन में। बट यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन, रिवर्स में वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज्यादा होगा, ये परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। इसको आप कौन सा मोड बोलोगे? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। समझ में आया क्या? तो दैट इज द कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी मैंने बस ये वाली बातें अभी नहीं करी है तुमसे, गेट वाली। ये बातें मैं जब गेट के बारे में बताऊंगा तब करूंगा। ठीक है क्या? तो दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR। क्लियर हुआ सबको?